हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 5.10 जो कि आपको मसला कर रही थी, क्योंकि उसमें मेरा प्रीवियस कंसेप्ट था, लिहाजा अब हम आ गए हैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके। ठीक है जी। तो इसमें हम वी नॉट को फाइंड आउट करेंगे। उसने लिखा हुआ है थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू आपने वी नॉट को फाइंड आउट करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे थेवेनिन्स प्लस नॉर्टन दोनों लग जाते होते हैं। उसकी रीजन एक ये होती है क्योंकि इसने खुद बताया हुआ है यहाँ पे आपने कट लगाना है। आपको पता थेवेनिन्स एक दर्जी टाइप सा इंजीनियर था जिसने कहा था कि आप अपने बड़े से बड़े सर्किट को कहने के छोटे से छोटे हिस्से में डिवाइड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मैंने पहले ही आपको रीजंस बता दी हुई हैं और ये सॉल्व भी किया प्रीवियस में। तो इसने कट इस दफा खुद बताया हुआ है कि ए बी पे आपने कट लगाना है। ये देखिए उसने पहले ही निशान दिए हुए हैं। यहाँ पे हम कट लगाएंगे और आपको पता है पहले नॉर्टन के लिए सॉरी क्या नाम है थेवेनिन्स, हम थेवेनिन्स के थ्रू करने वाले हैं ना। पहले तो रीजन है थेवेनिन्स के थ्रू कहा गया, तो हम थेवेनिन्स के थ्रू ही पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखें मैं सर्किट ड्रा कर रहा हूँ कट वाला। बच्चों इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि उस वीडियो में क्या कमी थी जो प्रीवियस में आपको मिली थी। ठीक है, तो ये देखें, ये आ गया अपना वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 12 वोल्ट, और ये आ गया अपना वो रेजिस्टर। ठीक हो गया। कट लगाए हैं हमने ए और बी पे, तो ए और बी पे कट, जहां पे कट लगता है आपको पता वहां पे हम ओपन पोल लगा देते हैं इन द केस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, और वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन किए जाते हैं वीओसी। ठीक हो गया। और यहां पे देखें 2 किलो ओम का रजिस्टर था जिसके क्रॉस आई एक्स नाम की एक करंट फ्लो कर रही है। यहां पे बच्चों 2 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, यहाँ पे आ गया 1 किलो ओम का रजिस्टर, यहाँ पे आ गया माइनस प्लस, और ये बच्चों देखो 2000 IX लिखा हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2K IX, बिकॉज किलो और हजार में कोई फर्क नहीं होता, तो लिहाजा इसको लिखा जा सकता है 2K IX। ओके, अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, नोडल एनालिसिस लगाऊं या लूप एनालिसिस, जो आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरी नजर में हमेशा जो टेक्निक वो इजी रहती है जिसमें हमें मतलब कि सुपर में ना जाना पड़े। यहाँ पे अब मैं अगर नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलता हूँ सुपर नोड तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे लेट से लूप एनालिसिस टेक्निक से, तो उस टेक्निक में मुझे कह लें सुपर लूप नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि एक ये मुझे यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो चलो आओ बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू लूप एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, लूप एनालिसिस ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि सुपर नोड नहीं लगाना पड़ेगा। देखें एक यहाँ पे मैं करंट ले लेता हूँ, क्योंकि आपको पता लूप में हमने करंट लेनी होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने हमेशा लेनी होती है। ये I1 आ गई, ये हमारी दूसरी करंट आ गई I2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। असल ये चीज थी जो बच्चों को ये भी तंग कर रही थी। देखें डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, वो ये है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या मतलब कि करना चाहते हो फॉलो, कौन सा रूल लगाना चाहते हो, नोडल एनालिसिस या लूप एनालिसिस। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे सुपर नोड लगता, सुपर नोड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता आप लोगों के लिए। देखें अब मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या, जरा गौर करें। सबसे पहली बात, मुझे चाहिए वीओसी वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो उसके लिए देखो बच्चों ये वीओसी वोल्टेज साफ नजर आ रहा है, इस 2 किलो ओम रेजिस्टर के क्रॉस है। तो इस रेजिस्टर के अगर ये क्रॉस वोल्टेज है, यानी कि इसमें से जब I2 करंट फ्लो करता है तब इसमें ये वोल्टेज पैदा होते हैं। दैट्स व्हाई अगर हम इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगाते हैं VOC के ऊपर, यानी कि इस रेजिस्टर के ऊपर, तो फार्मूला लगेगा V इज इक्वल टू IR, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस है 2K, करंट देखो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों इस तरह से यू चलती आ रही है और इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है। दैट्स व्हाई करंट प्लस में ही पुट की जाएगी, यानी कि इसको बच्चों फाइंड आउट करने के लिए मुझे I2 का वैल्यू चाहिए होगा। तो दिस इज द मेन कंडीशन। आप समझ चुके होंगे कि असल क्या चीज थी इसमें। ठीक है, तो मुझे इसमें I2 कैलकुलेट करना है। और दूसरे नंबर पे बच्चों देखो इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स देखे किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, IX की वैल्यू पे। पहले मुझे IX के लिए इक्वेशन बनानी होगी अपने अकॉर्डिंग टू अवर मेथड। ठीक है, जो सा मेथड आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं लूप एनालिसिस, तो लूप एनालिसिस में आप करंट की फॉर्म में इसकी इक्वेशन बना लोगे। देखो IX जो है वो दो लूप्स के सेंटर में नहीं आई, यानी कि ये जो वायर है ना ऐसी, यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं, एक साइड पे आई ये करंट जो फ्लो कर रही है। अब अगर हम डायरेक्शन चेक करते हैं, देखें यहाँ पे अगर मैं इस रेजिस्टर के क्रॉस की IX गुजर रही है, देखें ऐसे डाउनवर्ड जा रही है। अगर मैं I2 को भी चेक करूँ तो देखो बच्चों ये I2 भी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे डाउनवर्ड जाएगी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि IX मस्ट बी इक्वल टू I2। ठीक है, यहाँ पे आपका ये काम आसान हो गया। ओके हो गया। अब ये आपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक किया, ना कि आप किसी रूल की मुखालफत कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले KVL लगाएंगे लूप 1 पे, फिर KVL लगाएंगे लूप 2 पे, फिर इनकी इक्वेशंस की टकरार की मदद से I2 को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आओ अप्लाई KVL एट लूप 1।
अप्लाई केवीएल एट लूप 1। लूप 1 बच्चों हमारा कौन सा है, ये वाला लूप। और आपको पता है केवीएल का मतलब होता है हर एक चीज के वोल्टेज लिखना। अगर रेजिस्टर के वोल्टेज आपको नहीं पता तो ओहम्स लॉ की मदद से लिखेंगे, जैसे वो मैंने लिखे थे। देखें यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं I1 को लेके। तो यहां से जब बच्चों हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर दिया, तो ये आ गया +2 के IX। चले एक दफा मैं IX लिखते तो बाद में आपको पता मैंने I2 कर देना, बिकॉज IX I2 के इक्वल है। ठीक है, इसको आप इस तरह से मेंशन कर दें। ठीक है, यानी कि ये स्टेप लिखें जैसा कि हम जानते हैं, यानी कि इस सर्किट से हम जान पा रहे हैं ना। तो मजीद आगे जब बढ़ते हैं, करंट इस रेजिस्टर में से गुजरती है तो इस रेजिस्टर के वोल्टेज बच्चों क्या होंगे, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस। एक ही करंट के गुजरने से वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, तो ओहम्स लॉ की मदद से देखिए ये रेजिस्टेंस आगे मल्टीप्लाई बाय करंट जो कि I1 है। उसके बाद ये जो आगे रेजिस्टर आता है, इसमें थोड़ा केस आता है जो कि हमने देखा, आपको समझ होगी इस चीज़ की। देखें इस रेजिस्टर में वोल्टेज उस वक्त तक पैदा होते हैं जब इसमें दो करंट गुजरती हैं, एक I1 जो कि डाउनवर्ड जा रही है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और एक I2 जो कि अपवर्ड जा रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन मुखालफी है, लेकिन यानी कि अपोजिट है, लेकिन ये वोल्टेज एक दूसरे के गुजरने से ही पैदा करवा सकती हैं। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे बच्चों, जिस लूप के ऊपर केवीएल चल रहा है उस करंट को पॉजिटिव रख लेंगे और दूसरी करंट को नेगेटिव, क्योंकि अगर टकरार आ रही है तो हमें उनको नेगेटिव ही करना पड़ता है किसी एक ना एक करंट को, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो चुका है। अब देखो बच्चों IX को आप जानते हैं, IX की क्या वैल्यू है, यानी कि IX I2 के इक्वल है। आप इसकी इक्वेशन बनाए सिंप्लीफिकेशन, पहले I1 वाली बनाए। देखें 1 के I1 प्लस 2 के I1 कितना हो जाएगा, 3 के I1। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप यही लेट एक्सपोज कर ले कि यहाँ पे मैंने I2 पुट कर दिया हुआ है, तो 2 के I2 ये एक स्टेप आप चाहे तो कर लीजिएगा। ये मेरे ख्याल में वैसे ही मेरा काम बस होने वाला है। तो बच्चों मुझे तो लग रहा है I2 की कहानी वैसे ही खत्म हो गई है। देखें 2 के I2 माइनस 2 के I2, ये तो पूरे का पूरा कट गया, तो इज इक्वल टू 0 आ गया इसका काम, यानी कि 2 के I2, ये जो I2 का किस्सा ये खत्म हो गया। देखिए ये -2 के I2 आ रहा है, वो +2 के I2 बन रहा था। अगर मैं वैल्यू पुट करता तो दोनों कट गए आपस में, इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 की वैल्यू वैसे ही हमें यहाँ से मिल गई जो कि 0 के इक्वल है। 0 मिली एम्पेयर आपने लिखना है, 0 सिर्फ नहीं लिखना। ठीक है, उसकी वजह है क्योंकि रेजिस्टर अगर आपका किलो में है तो करंट हमेशा मिली में आती है। अब देखें बच्चों, अब मैं I2 के लूप के ऊपर KVL लगाऊंगा ताकि उस करंट को फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो चलो आओ यहाँ पे अब हम KVL लगाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। अब आप ये लिख लीजिएगा अप्लाई KVL एट लूप 2। ठीक है, ये आपका अपना काम है। देखिए यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करने लगूँ तो बच्चों देखो करंट इस रेजिस्टर में से गुजरती है, जैसा कि आपको पता है दोनों करंट्स की डायरेक्शन मुखालफी, I1 डाउनवर्ड जा रही है, I2 अपवर्ड। दैट्स व्हाई आ जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, बट I2 पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि लूप 2 के ऊपर अब KVL चल रहा है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये +12 आ गया। इससे भी आगे गए तो करंट 2 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरती है, तो इसके वोल्टेज क्या होंगे, 2 के I2, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस फार्मूला विच इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब I1 की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो देखिए I1 तो वैसे ही 0 हो गई, इसकी जगह जब मैं 0 पुट करूंगा ये तो खत्म ही हो गया, I2 सिर्फ रह गया। 2 के I2 प्लस 2 के I2 कितना हो गया, 4 के I2, और ये 12 दूसरी जानिब जाके बच्चों कितना बन चुका होगा, -12। तो यहाँ से आपको I2 की वैल्यू मिल जाती है जो कि आती है -12/4 के, यानी कि 3 मिली एम्पेयर। मुझे वैसे ही पता चल रहा है -3 मिली एम्पेयर। तो लिहाजा अब हम VOC बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे। वो देखें वो VOC की इक्वेशन है, यहाँ पे मैं VOC कैलकुलेट करने लगा हूँ। VOC इज इक्वल टू 2 के इंटू I2 का वैल्यू जो कि -3 मिली एम्पेयर है। तो ये कितना आ गया, -3 मिली, ये आ रहे हैं -6 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों साफ नजर आता है यहाँ पे हमें कि VOC तो कैलकुलेट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक रीजन बताता हूँ यहाँ पे हमें नॉर्टन में क्यों जाना पड़ता है, मतलब नॉर्टन की शॉर्ट सर्किट करंट क्यों फाइंड आउट करनी पड़ती है। असल बच्चों यहाँ पे वजह ये, यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। आपको पता है जब भी हम RThevenin कैलकुलेट करने बैठते हैं तो हमें शट डाउन करने होते हैं ऑल सर्किट्स, ऑल सोर्सेज जो हमारे सर्किट के अंदर मौजूद होते हैं। एक बच्चों इंडिपेंडेंट सोर्स हमेशा क्या करेगा, शट डाउन हो जाएगा, बट डिपेंडेंट सोर्स कभी शट डाउन नहीं होते, वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं जिसको हम शट डाउन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो लिहाजा ये शट डाउन नहीं होते। दैट्स व्हाई हमें फिर तरीका अपनाना पड़ता है किसका, ओहम्स लॉ का। ओहम्स लॉ का तरीका ये है कि आपको पता V इज इक्वल टू, अगर IR हो सकता है तो R इज इक्वल टू V ओवर I क्यों नहीं हो सकता, V ओवर I। तो देखो हम क्या करते होते हैं, VOC निकाल लेते होते हैं, ये जैसे कि ये निकल चुके हैं, और ISC निकाल के RThevenin कैलकुलेट कर लेते होते हैं। ये तरीकाकार होता है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे कह लें मजबूरन यहाँ पे नॉर्टन को बीच में घुसाना पड़ता है। ये हमारी यहाँ पे कह लें एक लिमिटेशन आ जाती है।
हद आ जाती है, सरहद आ जाती है, कुछ भी कह लो यार। अब इस सर्किट में मैं क्या करूंगा बच्चों, जहां पे ये हमने वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज अटैच किए थे, यहीं पे हम एक शॉर्ट वायर लगा देंगे और वहां पे आईएससी कनेक्ट करवा देंगे। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैं ये कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा क्योंकि फिर मुझसे बार बार क्वेश्चन किया जाएगा। वो कह रहे थे कि सर आपने बताया था कि नॉर्टन की एक लिमिटेशन थी, वो सिर्फ वहीं पे कट लगा सकता था जहां पे आउटपुट होती है, ठीक है बच्चे। तो मैंने उनको एक चीज बताई थी, जब आ जाता ना केस आर थेवेनिन्स को इस तरह से फाइंड आउट करने का, यानी कि हमें वीओसी और आईएससी दोनों की मदद से फाइंड आउट करना हो कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि हमें एक लिमिटेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, डिपेंडेंट सोर्स आ गया, तो उस वजह से हमें ये दोनों फाइंड आउट करने पा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास ये फिर कह लें एक बेनिफिट भी आ जाता है कि हम जहाँ पे कट लगाते हैं अपने थेवेनिन्स के लिए, वहीं पे डायरेक्ट हम आईएससी भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ पे ये नहीं होगा कि आपको आईएससी दोबारा वहीं पे जाके कनेक्ट करनी पड़े, वहाँ पे कट लगा के आप यहीं पे लगाओगे आईएससी भी, शॉर्ट वायर बस कनेक्ट करवा दो कोई ओपन सर्किट पोल में। तो स्टूडेंट्स इसमें जो शॉर्ट वायर लगानी है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न भी आप सभी जानते हैं। उसकी एक ही रीज़न है कि जो न्यू सर्किट बनेगा उसका काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन होगा, वो मुझे नेक्स्ट पेज पे करना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं शॉर्ट वायर लगा के आईएससी को फ्लो करवा दूंगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रा कर लूँ। हाँ तो बच्चों देख सकते हो आपके सामने मैंने सर्किट ड्रा कर दिया, वही एज इट एज वही वो पुराना सर्किट, ठीक है। बस यहाँ पे अब शॉर्ट वायर लगा दूंगा जहाँ पे V0 मैंने मेंशन की थी, ठीक है। तो बच्चों देखें इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला सर्किट को। VOC में पहले मेंशन कर देता हूँ, VOC कितने आया -6 वोल्ट, VOC इज इक्वल टू -6 वोल्ट, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ISC लगा के। फिर बच्चों ISC जब आ जाएगी यार थेवेनिन्स निकाल के हम थेवेनिन्स थ्योरम की ही मदद से आगे सर्किट सॉल्व कर देंगे, मतलब कि बाकी का रिमेनिंग सर्किट लगा के, ठीक है। देखें ये ओपन सर्किट थे, इनको हम शॉर्ट वायर बना देंगे, थ्रू शॉर्ट वायर कनेक्ट कर देंगे दोनों को। इसमें ISC आपने फ्लो करवा देनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो आपको पता है मैं आगे भी इसी तरीके से करवाता हूँ, और रीज़न मैंने बता दिया क्यों करनी है ये काम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बोलेंगे सर आप IX की फिर से इक्वेशन लिखेंगे, हाँ जी मैं फिर से लिखूंगा। यहाँ पे लूप एनालिसिस टेक्निक ही लगा लेंगे फिर से, ठीक है बच्चों। वैसे अब मुझे ज़्यादा इजी वे में चले यार, आपके लिए लूप एनालिसिस इजी रहेगा। ये देखो ये आ गई अपनी, अब I1 नहीं आप नाम रख सकते, आगे आप I1 का नाम दे चुके हो, I2 भी दे चुके हो, I3 से स्टार्ट करो, I3 ये अपनी करंट आ गई, इसमें I4, और लास्ट वाले में बच्चों अपनी करंट है ISC। ये देखें अगर मैं कोई और नाम देता हूँ ना, जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे लेट से I5 नाम देता हूँ, देखें I5 की और ISC की दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और ये एक साइड पे है, दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रही ISC, दैट्स वाई एज इट एज वही काम होगा कि I5 इज इक्वल टू ISC। तो उससे बेटर नहीं है मैं डायरेक्ट इसको नाम ही ISC का दे दूँ, ठीक है। तो ये तीन लूप्स बन गए। अब हमने बारी बारी देखें, आपको पता सबसे पहला काम तो हमें IX की इक्वेशन लेनी होगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स पे डिपेंड करती है, IX डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंडेंट सोर्स सॉरी IX पे डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों आप IX है दो लूप्स के सेंटर में, तो ये दोनों की करंट्स के अकॉर्डिंग आएगी। देखो बच्चों IX की इक्वेशन आएगी, IX इज इक्वल टू, अब देखो अगर I4 को देखा जाए तो ये डाउनवर्ड जा रही है बिल्कुल IX की सेम सिमत में, यानी कि सेम डायरेक्शन में, जबकि ISC को घुमा के देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि I4 इसको फॉलो करता है, डेट्स वाई ये प्लस में लिखी जाएगी, और ISC इसके मुखालफी चलती है, डेट्स वाई ये माइनस में लिखी जाएगी। ओके हो गया, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी सब के ऊपर KVL की मदद से इनकी इक्वेशन निकाल के थ्रू मैट्रिक्स मेथड हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, और फिर अपना ISC हमें उसी के अंदर ही मिल जाएगा, हमें कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें लूप 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। देखें I3 जो है करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी 2K के, तो ये आ जाएगा 2K IX, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं, KVL लगा रहा हूँ, आपको पता है मैं कैसे लगाता हूँ, अभी मैंने समझाया पीछे। अब जब करंट इसमें से गुजरेगी तो इसके भी वोल्टेज आएंगे, तो इसमें से I3 गुजर रही है, I3 के गुजरने से इसमें वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, डेट्स वाई ओहम्स लॉ की मदद से 1K I3 आ गया, ठीक है बच्चों। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से दो करंट पास कर रही है, I3 डाउनवर्ड जा रही है, I4 ऐसे ऊपर को जा रही है, तो यानी हम I3 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, I3 को पॉजिटिव लेंगे बिकॉज हम लूप 1 के ऊपर KVL लगा रहे हैं, तो ये इसके लूप के ऊपर KVL लग रहा है, डेट्स वाई इसी को हम सपोर्ट करेंगे, I3 माइनस I4 आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ना एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखें, यानी कि बारी बारी सारी करंट्स आ रही हो। ये देखो बच्चों 2K I3 प्लस 1K I3, 3K I3 हो गया। उसके बाद बच्चों जरा गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा -2K I4, ठीक है, 2K I4 हो गया, और ये आ गया 2K IX। जरा देखें 2K इंटू IX की मैं इक्वेशन अगर पुट करता हूं जो कि थी I4 माइनस ISC, फिर मेरे पास क्या बनेगा, ये मैं इसी शेप के अंदर लिख रहा हूँ यार, थोड़ी जगह बचाने के लिए, माजरत है लेकिन फिर करना पड़ता है यार कभी कभार थोड़ा सा।
तो बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास आपने ना इनकी सबकी अरेंजमेंट लिखनी है सीक्वेंस के साथ, पहले I3 फिर I4 फिर ISC, ठीक है। अब देखो I4 कैंसिल होने वाला मुझे साफ नजर आ रहा है, ये देखें 2 के I4 माइनस 2 के I4 यानी कि प्लस 2 के I4 माइनस 2 के I4 दोनों कैंसिल हो गए, तो यानी 0 रह गई। तो अब यहाँ पे मेंशन कर दो प्लस 0 के I4, लिखनी जरूर है, ठीक है। यानी कि इसमें करंट है ही कोई नहीं, इसका ये मतलब है 0 के I4 का। उसके बाद ISC वाला रह जाता है जो कि हम माइनस 2 के ISC, ये आपने मेंशन कर दिया, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप लूप 2 के ऊपर केवीएल लगाओ, ये हमारा लूप 2 है, हम यहां से बच्चों चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करंट देखें 2 किलो हम रजिस्टर में से पास कर रही है, आपको पता है 2 करंट पास कर रही है, एक I4 एक I3, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, I4 ऊपर को जा रही है, I3 नीचे को जा रही है। तो I4 को हम पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि अब इसके ऊपर केवीएल लग रहा है, और I3 नेगेटिव में रखेंगे। उसके बाद करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है 12 वोल्ट के, तो ये आ जाएगा प्लस 12, क्योंकि देखें ऐसे चलती चलती आगे करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये वाला 2 किलो का रजिस्टर आता है, अब इसमें से भी 2 करंट पास कर रही है, I4 जा रही है ऐसे नीचे को, ISC ऐसे ऊपर को इसमें से फ्लो कर रही है। दैट्स व्हाई बच्चों क्या बनेगा हमारे पास I4 पॉजिटिव में ली जाएगी, I4 माइनस ISC, ओके हो गया। अब इसका भी सीक्वेंस वाइज आपने पूरा इक्वेशन करना है, देखें चक्कर मुकम्मल होगा ना, इक्वल टू 0 इसलिए मैंने लिखा। देखें पहले I3 लिखना है आपने, माइनस 2 की I3 है पूरी इक्वेशन में सिर्फ, और कोई इसमें लेना देना नहीं I3 वाली चीज किसी टर्म का, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों जरा गौर कीजिएगा, I4 वाले सारे इकट्ठे करें, 2 के I4 प्लस 2 के I4, ये कितना हो गया 4 के I4, फिर ISC एक ही टर्म है जो कि माइनस 2 के ISC है, और ये जो 12 है दूसरी जानिब जाके माइनस 12 हो चुका होगा, ठीक है। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों लूप 2 भी हो गया। अब हम तो देखो बच्चों अब ये थर्ड लूप की बारी आती है, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, इस लूप के ऊपर आप केवीएल लगेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही रजिस्टर है जिसमें से 2 करंट पास कर रही है, ISC ऊपर को जा रही है, I4 नीचे जा रही है, तब इसमें वोल्टेज पैदा हो रहा है। लेकिन ISC लूप की बारी है, दैट्स व्हाई हम इसकी रेजिस्टेंस में लिखने के बाद इसमें करंट कौन सी पॉजिटिव रखेंगे, ISC वाली माइनस I4। तो अब इसकी इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि चक्कर क्या लगाना, चक्कर है ही एक जगह पे। तो यहाँ पे पहले 0 के I3 लिखो क्योंकि इसमें I3 का जिक्र ही कोई नहीं है। उसके बाद फिर I4 वाला लिखो माइनस 2 के I4, फिर तीसरे नंबर पे लिखो जी अपना ISC का केस जो कि 2 के ISC आ रहा है, और ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इन सबको आपको पता है मैट्रिक्स मेथड में लिखना, और कैसे सॉल्व करते हैं आप सीख सकते हैं जाके हमारी एग्जाम्पल नंबर 3.1 की वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और वैसे भी मैंने एक मैट्रिक्स मेथड की वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज एंड करंट थ्रू मैट्रिक्स, ठीक है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जाके हमारे चैनल से। तो ये देखो बच्चों मैट्रिक्स में मैं पहले लिखूंगा, ये पहले 3 के, इनके पहले कांस्टेंट लिखते होते हैं हम, ठीक है, माइनस 2 के हर इक्वेशन के, फिर है ये माइनस 2 के, 4 के, माइनस 2 के, फिर है 0 के, माइनस 2 के, और 2 के। साइन के साथ आपने लिखना होता है, ठीक है, जो भी साइन होता है इनके साथ, और फिर इनके वेरिएबल्स लिखते हैं, और अरेंजमेंट सब में सेम होना चाहिए, पहले I3 है, फिर I4 है, फिर ISC। देखें हर एक में मैंने सेम रखा है, पहले I3 लिखना, सॉरी पहले I3 लिखना, फिर I4, फिर ISC, ठीक है। और इज इक्वल टू वाले नंबर भी ऐसे ही आपने लिख देने हैं, पहली का 0 है, दूसरी का माइनस 12 है, तीसरी इक्वेशन में 0 है। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे पुट करके सॉल्व करके आपको बताता हूँ। मुझे बस बच्चों ISC की वैल्यू चाहिए, मैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, और यहीं पे RThevenin हम निकाल लेंगे। RThevenin का आपको पता है फार्मूला क्या लगेगा, मैंने अभी बताया था, VOC इज इक्वल टू ISC इंटू RThevenin, यानी कि ओहम्स लॉ लगेगा, और RThevenin किसके बराबर होगा, VOC ओवर ISC। VOC हमने निकाला हुआ है, और बटे में ISC करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों देखो इसने मुझे बारी बारी सब की वैल्यूज़ दे दी हैं। पहले नंबर पे I3 का वैल्यू है, फिर I4 का, फिर ISC का। ISC की वैल्यू कितनी आई है, -18 मिली एम्पेयर, ठीक है, समझ आ गई, -18 मिली एम्पेयर। हम क्योंकि रजिस्टर्स के साथ ये जो वैल्यूज़ होती है ना, ये जो के लिखा है, मैं के नहीं पुट करता कैलकुलेटर में, डेट्स में मुझे वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर रजिस्टर किलो में है तो हमारी करंट मिली में आएगी, ठीक है, तो वो हमें खुद याद रखना चाहिए। अब देखो VOC की वैल्यू आई थी -6, और इसकी वैल्यू आई है -18 मिली, तो ये कितना आ जाएगा, 6 एक बार 6 3 बार 18, यानी कि 1/3 जो कि बनता है 0.3333, शायद मैं चेक कर लेता हूँ वैसे, 6 डिवाइडेड बाय 18। यहाँ पे बच्चों देखो एक चीज़ से हमारा वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी राइट हो रहा है कि हम सही वे में चल के आए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि माइनस माइनस कट गया और रेजिस्टर आ रहा है पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो बच्चों मेरे पास आंसर आ रहा है 0.33 किलो ओहम, ठीक है, ये मिली ऊपर जाके किलो बन गया, किलो ओहम। अब आपको कहा गया था कि आपने थेवेनिन्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो आपने बस थेवेनिन्स को फॉलो करने के लिए लास्ट में सर्किट थेवेनिन्स के अकॉर्डिंग बना देना। थेवेनिन्स ने कहा था कि जो VOC वोल्टेज आएंगे आपने उसके साथ अपने रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स को सीरीज में लगा देना, यानी कि सिर्फ एक टर्मिनल उनमें कॉमन होना चाहिए। तो देखो VOC की वैल्यू है 6 वोल्ट, -6 वोल्ट, ठीक है, उसके साथ हम अपना R थेवेनिन्स जो है
वो लगा देंगे सीरीज में, यानी कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होगा। और वो देखो ये इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन हुआ है। दूसरा आगे जो सर्किट आपने कट किया हुआ वो एज इट एज लगाना है। देखें आर थेवेनिन्स इज इक्वल टू 0.33 किलो हम। अब जो बाकी का कटेड सर्किट आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा। कटेड सर्किट में था ये 1 किलो हम और ये वाला 1 किलो हम और साथ में V0। तो इनके आगे वही एज इट एज कट सीन लगा देंगे जैसे कट हुआ था। ये देखें ये 1 किलो हम वाला वो वाला आ गया जहाँ से कट लगा था और एक वहाँ पे ऑलरेडी था। और ये वो वाला 1 किलो हम का रजिस्टर है जिसके क्रॉस हमें V0 वोल्टेज चाहिए। ठीक हो गया जी, ये 1 किलो हम और इसी के क्रॉस मुझे V0 वोल्टेज चाहिए। तो देखो मैं V0 वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा थ्रू वोल्टेज डिवीजन रूल, क्योंकि बच्चों देखो ये पूरा सर्किट है सीरीज की फॉर्म में लगा हुआ है, यानी कि पूरा एक सिंगल लूप है। और हमारी बैटरी भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाते हैं आई के नाम से, ठीक है। तो देखो बच्चों ये करंट जो है पॉजिटिव पोल में से निकल रही है और नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, आपकी बैटरी बिल्कुल कनेक्ट है, सही तरीके से कनेक्ट है। देखें ये पॉजिटिव पोल से निकली और ये ऐसे जाके नेगेटिव पोल में एंटर हुई, तो ये बिल्कुल ठीक जा रही है, ठीक है। अगर उल्टा करना पड़ता तो हम बैटरी को उल्टा कनेक्टेड करते, ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। अब बच्चों V0 को आप थ्रू वोल्टेज डिवीजन रूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस जितने भी लूप के अंदर रेजिस्टर लगे हैं वो है 1 के, प्लस अपना ये वाला रेजिस्टर बच्चों 0.33 किलो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एट द लास्ट अपने पास टोटल वोल्टेज यानी कि मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज उसका होता है तरीकाकार। ये सप्लाई मिल रही है ना इन सबको, बैटरी है इनके लिए, तो -6 है मल्टीप्लाई, यहीं पे आपको V0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं ये बच्चों कितनी बनती है। ये बटे में 2 और ये 2.336 डिवाइडेड बाय 2.33, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 2.57। और ये किलो को मैंने कैसे अच्छा किलो कट गया, ठीक है ठीक है। 2.57 वोल्ट जो कि माइनस में है बच्चों, मैं कह लो -2.57 वोल्ट, ठीक है जी। तो खुदा हाफिज।